टेररिस्ट अटैक हुआ पहलगाम में। इनकी मानसिकता और नक्सलियों की मानसिकता में मुझे कोई फर्क नहीं। फर्क नहीं नजर। बीजापुर में मैंने एक चीज़ तो थी कि मैंने नक्सलियों को जो है ओपन एक तरह से चैलेंज भी किया था। इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ। छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आ रही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में जो है शुरू से जो है शिक्षा और उच्च शिक्षा के लिए जो उतने अच्छे प्रयास नहीं किए। Welcome back to Let's Connect and Grow Together, where we celebrate journeys that inspire and wisdom that uplifts. एक आईएएस ऑफिसर की लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भरी होती है, बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग होती है। फील्ड वर्क, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, इरेगुलर वर्किंग आवर्स इसका एक पार्ट होता है। तो लाइफ के इस पार्ट के बारे में और कुछ और टॉपिक्स के बारे में भी हम बात करेंगे श्री अनुराग पांडे जी से। वेलकम सर। थैंक यू पूजा जी फॉर इनवाइटिंग मी फॉर योर प्रोग्राम। थैंक्स। थैंक यू सर, आपका भी, आप समय निकाल कर हमारे यहाँ पर आए। तो हम शुरुआत से शुरू करते हैं, जैसे आपकी स्कूलिंग से। तो आप सैनिक स्कूल में भी रहे हैं, वहाँ का डिसिप्लिन, वहाँ की पढ़ाई, वो सब कैसा एक्सपीरियंस था? सैनिक स्कूल में तो क्लास 6 से पढ़ाई शुरू हुई थी 12th तक। लेकिन उसके पहले मैं सरस्वती शिशु मंदिर बिलासपुर का विद्यार्थी था और उस समय हम लोगों के समय जो 5वीं में बोर्ड हुआ करता था, जी जी जी। तो सरस्वती शिशु मंदिर उस समय एक अच्छी शिक्षा का केंद्र माना जाता था। और साथ ही वहाँ भारतीयता के साथ जो है सांस्कृतिक विरासत के साथ शिक्षा दी जाती थी जी। और मैं 5वीं तक वहीं पढ़ा हूँ। और पुराने बिलासपुर ज़िले में हम लोग मेरिट में भी आए थे। अच्छा। और उसी समय जो है मैं सैनिक स्कूल रीवा के लिए जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता था। उस मतलब 5वीं के बच्चे को हाँ, एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, और वो भी पूरे मध्य प्रदेश स्तर का हुआ करता था। सैनिक स्कूल की तैयारी की और क्योंकि मैं शिशु मंदिर में भी अच्छी पढ़ाई हुई थी, इससे बेस अच्छा था जी। काफ़ी, लेकिन तैयारी पूरी करनी पड़ी। फरवरी में परीक्षा हो गई, एंट्रेंस एग्ज़ाम, और उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ। यहाँ ये बताना चाहूँगा कि वो साल था 1975, 1975। अच्छा। और ये परीक्षा का रिज़ल्ट वगैरह सब आ गया था लगभग जून में, हम लोग तैयारी में थे। और उसी समय जो है 25 जून को जो है इमरजेंसी आपातकाल जो है की घोषणा हुई। मेरे पिताजी राजनीति से जुड़े थे, विभिन्न पदों में रहे, उस समय तक मंत्री समिति सरकार में और विधायक रह चुके थे जल संघ की तरफ से। तो उस समय उनकी गिरफ्तारी के लिए भी जो है अच्छा। पुलिस आई, जी। लेकिन वो भूमिगत हो गए थे। फिर बाद काफ़ी समय बाद जो है उनकी गिरफ्तारी हुई। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि किस बैकग्राउंड में जी। मेरा सैनिक स्कूल जाना हुआ। और हम लोग का सीधे साधे खेतिया लोग थे, ये इस तरीके का गिरफ्तारी वगैरह परिवार में पिताजी ही एक सदस्य थे जो सब चीज़ों को जानते समझते थे। फिर माँ थी। उसमें फिर मेरे नाना जी और मेरे चाचा आदि ने मेरे को सैनिक स्कूल में एडमिशन कराने ले गए। तो बड़ी इमोशनल। हाँ उस अच्छा 75 में आज जैसे कम्युनिकेशन है, आज किसी का बच्चा है कि बोल रहा है मैं स्कूल जा रहा हूँ और आने में कि 15 मिनट लेट हो गया तो फ़ोन करना एक दूसरे को करने लगते हैं, कहाँ गया क्यों नहीं आया, है ना, ट्रेन लेट हो गई तो पता करने लगते हैं। उस समय कम्युनिकेशन के इतने साधन तो थे नहीं। चिट्ठियाँ ज़रूर हुआ करती थी, जो आज की पीढ़ी शायद नहीं उस पर तो उतना
उपयोग में नहीं तो रहते। दूर है अभी हम। वो सो दूर है, और दूसरा एक टेलीग्राम जो था उसको तो सरकार ने ही बंद कर दिया है। टेलीग्राम आने का मतलब ही था या तो कोई बड़ी अच्छी खुशखबरी आई है या या कोई न कोई जो है दुखद। दुखद समाचार आया है, तो वो दौर ही ख़त्म हो गया। सैनिक स्कूल में हम लोग थे तो वहाँ पे काफ़ी साथी मिले और 12वीं वहीं तक वहाँ पढ़ाई की। अलग-अलग बैकग्राउंड के अलग-अलग क्षेत्र से आए हुए सब साथी थे और शुरू में तो 4-6 महीना तो जो है रोने में ही गुजर गया। घर की सबको याद आती थी। जी, छोटे भी तो थे। हाँ, वो स्टैंडर्ड। मैं जब बाकी सार्वजनिक जीवन में अभी जहाँ भी जाता था, मैं जब देखता था 5वीं 6वीं के बच्चों को और उनको इतना छोटा देख के मैं सोचता था कि इनको हम लोग जब थे तो हमारे माता-पिता ने कितना साहस का काम किया बिल्कुल, बिल्कुल। कि इतने दूर भेज दिया और अ, उनके लिए कितना बड़ा चैलेंज हुआ होगा कि अपने और उस आज तो कम्युनिकेशन बहुत है, लेकिन उस समय तो कोई ऐसी स्थिति थी नहीं थी। तो ये उनका एक निर्णय था जो हमारे को जो जीवन में जहाँ पे भी पहुँचे हैं वो उसके लिए उनके ऋणी हैं इन सब निर्णयों के लिए। जी, बिल्कुल। ऐसे कहते हैं ना, मन पे पत्थर रखकर उन्होंने आप लोगों को हाँ, भेजा था। मतलब और मतलब बिलासपुर से रीवा आज तो लगता है कि 10-12 घंटे में पहुँच बहुत पाएँगे। लेकिन उस समय जो है 2 बार ट्रेन बदलनी पड़ती थी। एक बार बस से आना, उस समय रीवा में ट्रेन नहीं थी। तो कटनी तक जाते थे, फिर सतना, फिर सतना से बस, तो मतलब जर्नी भी जो है कोई बहुत आसान नहीं थी। हाँ, आसान नहीं थी और चरणों में हुआ करती थी। इस बीच खाना भी खाना है, सामान भी उतारना है, रखना है, बहुत सारे इश्यू थे और छोटे भी थे हम लोग। हाँ, जी। सैनिक स्कूल के बारे में जो हमने सुना है कि वो लाइफ में डिसिप्लिन रहना सिखाते हैं, एंड देन लीडरशिप, पैट्रियोटिज्म, ये सब चीज़ों में फ़ोकस्ड रहना सिखाते हैं, फिटनेस पे भी वर्क कराते हैं। और यहाँ की जो दोस्ती होती है, वो एक बार हो गई तो लाइफ लॉन्ग चलती है। बिल तो सैनिक स्कूल बाकी स्कूलों की तुलना में कितना अलग है? देखिए, सैनिक स्कूल बाकी स्कूलों की तुलना में इस तरह अलग मैं मुझे लगता है, कि यहाँ आप किसी भी बैकग्राउंड से आए हों, जी। कोई भी आप शिक्षा के स्तर से आए हों, इवन हम लोग की क्लास में तो लगभग 95% जो थे, वो सब हिंदी बैकग्राउंड से थे, हिंदी माध्यम से गए थे। 2 ही 4 लोग थे, उस समय तो अंग्रेजी स्कूल हुआ भी नहीं करते थे, कुछ रेलवे वगैरह के थे। जी। तो उनको जो है पूरा एक माध्यम से चेंज करके अंग्रेजी माध्यम किया गया। जी। स्कूल में जो है आपस में बहुत जो है कॉम्रेडशिप डेवलप हुई। एक दूसरे को अच्छे से पहचानने लगे, एक दूसरे के घर जाते थे और पढ़ाई भी साथ-साथ चलती थी और उस 6वीं से ही एक लोगों का एम बना दिया गया था कि आपको सबको सेना के लिए, एनडीए के लिए तैयार होना है। तो ठीक है, आज बहुत सी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स खुल गई हैं, बहुत नीचे स्तर पे लोगों को तैयार करती हैं, लेकिन वो प्रोफेशनली करती हैं। वहाँ जो है स्कूल में डिफेंस फोर्सेस के लिए जो है तैयार किया जाता था और सब लोगों को पता रहता था कि हम लोग को आगे क्या करना है। जी। और 6वीं के मतलब 10वीं से तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम चालू हो जाते थे यूपीएससी के। जी। यूपीएससी के जो एनडीए का एग्ज़ाम है वो 10वीं से चालू हो जाता है। तो एक तरह से जो है ओवरऑल हम लोग को डेवलपमेंट हुआ और सबसे अच्छा था कि जो टीचर्स थे वो भी पूरे फुल टाइम डिवोटेड थे। जी, बिल्कुल। भले उनको आज के स्कूलों के समान तनख्वाह ना मिली हो, लेकिन फिर भी फैसिलिटीज़ बहुत थी, जो उनको जो फैसिलिटीज़ उपलब्ध थी उसी में ही जो है बहुत तगड़ी शिक्षा और ट्रेनिंग देते थे। तो एकेडमिकली भी जो है अ, अच्छे थे और बहुत से लोग जो है अ, सेना में भी अलग-अलग विंग में गए। गए, जी। कुछ लोग कतिपय कारणों से मेडिकल या कोई मेरिट लिस्ट के कारण बहुत से लोग उसमें भी जो है छूट गए और बाकी लोग जीवन के अन्य क्षेत्रों में अपना-अपना उपलब्धियाँ प्राप्त। उपलब्धियाँ प्राप्त किए।
और आज जब हम बैठे हैं 2025 में, तो ऐसा लगता है कि 50 साल बहुत लंबी अवधि होती है। जी। इस समय भी एक दूसरे से सब टच में हैं, तो इसके लिए तो हम जो है व्हाट्सएप को धन्यवाद देते हैं। टेक्नोलॉजी ऐसी सब आ गई कि आज जो है पुराने जो है अ, जो मित्र थे सभी व्हाट्सएप में पिछले मेरे ख्याल से 10 साल से हाँ जी। निरंतर जुड़े हुए हैं, और सभी को एक दूसरे के बारे में कुशल क्षेम पूछते रहते हैं। और पारिवारिक कार्यक्रम जो भी होते हैं, या अभी बच्चों की शादी या घर में कोई हो, तो सभी एक दूसरे का आते हैं। लेकिन हम लोगों ने इसी से प्रेरणा लेके हमने अपने सरस्वती शिशु मंदिर जो 50 साल से और पहले वाले हैं, जी। उनका भी एक ग्रुप बना लिया। तो ये सब जो है सैनिक स्कूल की ट्रेनिंग थी, कि जिसमें जो अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ हमेशा जो है जुड़े रहना है, और एक दूसरे को हर तरह से सहयोग करना, और अवसर आने पर उनके साथ खड़े होना। जी। आपने जेएनयू से भी शिक्षा प्राप्त की है, और जेएनयू को एक बहुत ही पॉलिटिकली एक्टिव कैंपस माना जाता है, तो वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? देखिए, जिस समय मैं जेएनयू गया 86 में, जी। तो जेएनयू में भी जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था, और एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो क्वालिफाई करते थे, मेरिट बनती, तो उस हिसाब से वहाँ एंट्रेंस होता था, अभी भी होता है उसी जी। प्रकार से। जेएनयू निश्चित तौर पे एक अच्छी यूनिवर्सिटी थी, पढ़ाई एकेडमिक काफ़ी अच्छी थी, और प्रोफेसर्स भी बहुत लर्नेड थे, और शासन से भी उसको जो है, केंद्र शासन से जो है पूरा सहयोग था। जी। लेकिन जेएनयू में जो है उस समय मध्य प्रदेश से हम हाँ। गए, तो मध्य प्रदेश से बहुत कम बच्चे। नहीं जाते थे स्टूडेंट्स। ज़्यादातर लोग जो है उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, आंध्रा तक के थे, फिर राजस्थान के। तो अब इन सब राज्यों से जो बच्चे जाते थे, जो स्टूडेंट जाते थे, उनका एक पहले से ही जो है आपस में परिचय रहता था, या उनको जो है ऐसा सपोर्ट मिलता था कि हमारे इतने सीनियर हैं। मध्य प्रदेश के केस में ऐसा था नहीं। हम लोग तो बात में पता चला कि 2-4 लोग ही हैं, अच्छा। जी। और आपस में कोई टच में नहीं है, कि मतलब जितना बिलासपुर से इंदौर है, उतना ही बिलासपुर से दिल्ली था, 1100 किलोमीटर। जेएनयू में पॉलिटिकली काफ़ी जो है चार्ज एटमॉस्फेयर रहता था, और बहुत से मुझे लगता है कि लोग जो है राजनीतिक रूप से ही एक्टिव होने आते थे, और दूसरे लोग से जो यूपीएससी या कैरियर के माध्यम से एक डिवाइडेड लॉट था। लेकिन फिर भी जेएनयू में एक स्वस्थ परंपरा ये थी कि डिबेट डिस्कशन होते रहता था। होते रहते थे, आपसी जो भी मतभेद है डिबेट डिस्कशन से होते थे। लिखा पढ़ी हर रोज कोई न कोई पॉम्पलेट निकलता था। अन्य विश्वविद्यालयों में जिस उस समय जो माहौल था, लड़ाई झगड़ा मारपीट, ये जेएनयू में नहीं था। नहीं था। ये बात तो स्वीकारनी होगी। लेकिन अभी जेएनयू में जो है थोड़ा वातावरण जो है काफ़ी प्रदूषित हो चुका है, जी। और राजनीतिक रूप से जो जिससे विरोध है, मतभेद, उसको अब जो है दुश्मन मानने की परंपरा चालू हो गई है। तो इसलिए फिर दुश्मन के प्रति जो भाव रहता है वो उत्पन्न हो गया है। जी। हमारे समय में ये स्थिति नहीं थी, और हर चीज़ का जो है अ, हर एक को ये आज़ादी तो थी ही। उस समय भी मैं वहाँ एक छात्र संगठन से जुड़ा हुआ था, और हमारी वहाँ पे बहुत कम उपस्थिति थी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, क्योंकि उस समय पहले से भी जुड़ा था वहाँ भी। लेकिन उसके बाद भी हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। दिक्कत नहीं, कोई ऐसा नहीं, बल्कि लोग ये समझने लग गए थे कि यहाँ भी ये राष्ट्रवादी लोग कार्य करने आ गए हैं। जी, जी। जी। अभी देखा जाए तो अभी माहौल बहुत ही विपरीत
हो चुका है आपके समय में एक हेल्दी पॉलिटिकल हाँ, एनवायरनमेंट आप हम कह बहुत सही, सब तो यही था कि हेल्दी पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर था और पढ़ाई लिखाई भी होती थी और एक समय के अंदर जो है अ, सभी जो है अपने अपने विचार रखते थे। प्रेसिडेंशियल स्पीच रखने का सिस्टम था, लेकिन जो है हिंसात्मक कोई गतिविधियां नहीं कभी थी। नहीं हुए। जी। लेकिन अभी जो है इसमें दोष जो है वामपंथी जी। और चरमपंथियों को जाता है, जिन्होंने ये एक स्वस्थ परंपरा को जो है खराब कर दिया। जी। जी। अब जो है हमने जो दृश्य देखे हैं उसमें जो है राजनीतिक विचार के साथ साथ जो है देश के विरुद्ध भी बातें कई कही जा रही हैं। हैं। जी। तो ये तो जो है सही नहीं है। वो सही नहीं है और वो तो जो है क्रिमिनल एक्ट है। लेकिन अब बहुत से और भी विचार के लोग आ रहे हैं और एक स्वस्थ परंपरा जो रहती है पहले वो यथावत आ जाए, यही कामना करते हैं। जी, जी, बिल्कुल। हमारे छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं। एजुकेशन का स्तर अगर हम देखें तो धीरे-धीरे अ, बढ़ रहा है। तो आपके क्या विचार हैं इस पे? देखिए, मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में जो है शुरू से जो है शिक्षा और उच्च शिक्षा के लिए जो उतने अच्छे प्रयास नहीं किए गए हैं। जी। हम जो है ऐतिहासिक तौर पे हिस्टोरिकली कोई कोई इंस्टीट्यूशन, कोई स्कूल ऑफ एक्सीलेंस नहीं देखते। जी। हम यहाँ कोई ऐसा विश्वविद्यालय या महाविद्यालय ऐसा नहीं पाते जिसे लोग यहाँ एडमिशन लेने के लिए बहुत जद्दोजहद करते हों या फिर बाहर से आके बैठे। और इसके लिए बहुत से ऐतिहासिक कारण हैं। वहीं अन्य प्रदेशों में आसपास देखें तो ब्रिटिश राज के समय से जो है अच्छी शिक्षा के कुछ सेंटर्स थे। पूरी शिक्षा अच्छी नहीं थी, उच्च गुणवत्ता की नहीं थी, लेकिन कुछ सेंटर्स थे। और वही जो है बाद में जो है उच्च शिक्षा और जो है प्रशासनिक सेवा के फीडर सेंटर्स के रूप में आए। जी। तो ये एक हमारे यहाँ कमी थी, लेकिन अब ये कमी को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है और फिर भी अभी बहुत कुछ करना है। बाकी है। हाँ, क्योंकि अभी भी जो है क्योंकि आप किसी को जो है ग्रेजुएट के बाद आप हो रहा है उसके बाद बोलेंगे कि आप ग्रेजुएशन के बाद ये पढ़ो, तो वो उसकी जो है शुरू से हर कहीं तैयारी नहीं है, नहीं है। तो उसमें उतना उसको सफलता मिलने नहीं मिलेगी। तो उच्च शिक्षा में बहुत काम करना है और उच्च शिक्षा के साथ साथ हमको जो है स्कूली शिक्षा के लिए भी बहुत काम करना है कि जिसमें जो है शुरू से लोग जो है ये मान के चलें कि हमको जो है शिक्षा ही ऐसा एक माध्यम है जिससे हम अपनी जो है आर्थिक स्थिति, अपनी पारिवारिक स्थिति, अपनी सामाजिक स्थिति में परिवर्तन कर सकते हैं और सबसे जो है सरल माध्यम है। आप जो है अच्छी शिक्षा प्राप्त करके अच्छी नौकरी करते हैं और अच्छा जो है पैकेज पे जाते हैं, तो इससे आपके परिवार को, आपके सामाजिक पारिवारिक सभी पृष्ठभूमि जो है उसमें जो उन्नयन होगा। तो ये मेरे ख्याल से सबसे सरल माध्यम है। जी, बिल्कुल। इस पे बहुत और ध्यान देने की ज़रूरत है। शासन विभिन्न अवसरों पे इस पे काम करते हैं और उसके रिजल्ट भी आ रहे हैं। जैसे अभी जो है हमारे माननीय मंत्री जी ओपी चौधरी जी ने यहाँ पे जो है जब कलेक्टर थे नालंदा लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट डेवलप किया। वो और कई जगह ये सेंट्रल लाइब्रेरी नालंदा लाइब्रेरी के रूप में आ रही है। यहाँ पे एक बड़ी संख्या में जो है लोग पढ़ते हैं और एक दूसरे के साथ जो है टच में रहते हैं, तो उनको जो है विभिन्न परीक्षाओं में और बहुत सी चीज़ों की जानकारी नहीं रहती, तो वो भी जानकारी मिल प्राप्त होती है। एक बहुत अच्छा प्रयास है। इसके रिजल्ट्स आ भी रहे हैं और आगे और होते रहे। और अच्छे बेहतर होते जाएंगे। अभी तो शासन हर जगह हर जिले में ये सुविधा देना चाहता है। एक बहुत अच्छा प्रयास है ये। अ, आपके पारिवारिक की मैं बात करूँ परिवार की, तो आप एक पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं। आपके पिताजी एक काफ़ी लोकप्रिय मंत्री रहे हैं। तो आपका कभी इंटरेस्ट नहीं हुआ पॉलिटिक्स में जाने का?
नहीं, और जो भी भारतीय नागरिक है वो तो पॉलिटिकली एक्टिव है, मान के चलना चाहिए। अब पिताजी ज़रूर जिस राजनीति में शुरू से थे, मतलब 67 में विधायक बने थे जनसंघ के, आज़ादी के 20 साल बाद ही। फिर उसी समय मंत्री बन गए थे युवा अवस्था में, 28-29 साल उनकी उम्र थी। 5 बार विधायक और सांसद रहे हैं, गृह मंत्री। अब रहा सवाल मेरे जाने और न जाने का, क्योंकि मैं कभी जो है हम लोग का जो मेरा जो मानना था कि यार कि जो भी प्राप्त करना है अपने दम पे ही प्राप्त करें, और सीधा ऐसा जो है पैरा ड्रॉपिंग नहीं होनी चाहिए। तो इस कारण जो है उतना जो है अ, सीधा तो मतलब चुनावी राजनीति में तो नहीं था। इन बाकी चीज़ों में हम लोग एक्टिव रहते थे, समाज में हो रहा है कुछ समाज सेवा या जो भी मुद्दे ऐसे आते थे छात्र जीवन में, उसमें भी एक्टिव रहते थे। बोफोर्स कांड जब हुआ, हम लोगों ने बहुत प्रदर्शन किया था, और प्रदर्शन उस स्तर पे किया था कि विन चड्डा के घर के सामने किया था, वसंत कुंज में था। और मुझे याद है बोफोर्स कंपनी का जो एमडी था वो दिल्ली के मयूरा शेल्डन में रुके थे। अच्छा तो वहाँ भी जाके प्रदर्शन हुआ था। अच्छा अच्छा। और उस समय सब चीज़ का नेतृत्व जो है आज जो है भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं माननीय जगत प्रकाश जी नड्डा, वो विद्यार्थी परिषद के दिल्ली के संगठन मंत्री थे। अच्छा तो इस तरीके से ऐसा, अब सिर्फ पद की कोई प्राप्त करने कोई राजनीति नहीं बोल सकते बोलना ठीक नहीं होगा, और वो तो बहुत लिमिटेड भी रहते हैं। जी। बाकी जगह आपको अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहिए जहाँ भी आपको ऐसा लगता है कि अन्याय हुआ है, और एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलके जो है उसका विरोध करने का ये काम तो सभी करते को रहें। करना चाहिए मैं कैसा चाहिए और करते ही रहें लोग। जी जी। छत्तीसगढ़ की बात करूं तो इसे हम एक मिनरल रिच स्टेट कह सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग टाइप के मिनरल्स हैं। फिर यहाँ पे और भी इंडस्ट्रीज हैं, हैंडीक्राफ्ट हो गया, सीमेंट हो गया। तो इतना कुछ यहाँ पर होने के बावजूद भी जो लोकल लोग हैं उन्हें बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। सो इसका क्या रीजन आप देख पा रहे हैं? आपने जो बोला है उसी के पृष्ठभूमि में जो है छत्तीसगढ़ को एक अलग राज्य बनाया गया है, जिसमें हमारे पास संसाधन सब हैं, लेकिन फिर भी जो है हम उसका उतना दोहन अपने लिए नहीं कर पा रहे हैं। जी अभी भी जो है आपका प्रश्न यही है कि इसमें हम लोगों को क्या चैलेंजेस है। इसमें तो कुछ बातें ऐसी है कि छत्तीसगढ़ के लोग जो हैं थोड़े से जो है शांत स्वभाव के साथ साथ जो है संतोषी जीव हैं। जी ये तो सही है। और कृषि क्षेत्र में निर्भरता बहुत थी, और बाकी जो है जो वनवासी अंचल है वहाँ जो है वनों पे निर्भरता बहुत थी। तो ये मान के लोग ज़्यादा चले हैं कि अब ऐसी स्थिति हमेशा रहेगी। लेकिन क्या है, एक परिवार बड़ा हुआ, ज़मीनों का जो है बंटवारा हो गया है। अब ये जलवायु में परिवर्तन के बाद जो है इतनी वनों से जो है जो पहले आए थी और वहाँ भी परिवार बड़ा हुआ, तब इसमें जो दूसरे रास्ते ढूंढने चाहिए। अब इसकी आवश्यकता लोगों को महसूस हुई, तो आवश्यकता महसूस हुई तो अब जो है सब लोग जो है उद्योग में काम करना चाहते हैं, सरकारी नौकरी या निजी तौर पे नौकरी पे काम करना चाहते हैं। सर्विस सेक्टर बहुत ही बढ़ता हुआ सेक्टर है, जिसमें आप देखेंगे तो स्थानीय लोग की जो है उपस्थिति बहुत अच्छी है। जी मतलब एक ब्लैंकेट वाले से आप पूछोगे कि कितना आपने डिलीवरी की है, तो 30 से 40 डिलीवरी बताते हैं, ऐसे जोमेटो वाले बताते हैं। और इनको प्रतिदिन 800 से 1200 रुपये मिलते हैं पर ट्रिप। तो ऐसे बहुत से सेक्टर्स जो हैं जो नए हैं, जिसमें बहुत स्किल की भी ज़रूरत नहीं है, ऐसी जगह जा रहे हैं
और क्योंकि अब शिक्षा का भी जो है प्रचार प्रसार बहुत हो गया है, तो जो है अंदरूनी क्षेत्र से भी अच्छी प्रतिभाएं जो हैं उनको भी अवसर मिल रहा है। शासन ने भी जो है अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट को सपोर्ट किया है, जैसे प्रयास आदि जो है, इसमें जो नीट है और यही है। जेई वगैरह के लिए सब जो है निकल रहे हैं बच्चे। थोड़ा मतलब ये हम लोग को और पहले हो जाना चाहिए था, तो शायद जो है कुछ अंतराल आ गया था, लेकिन अब स्थिति जो है कुछ दिनों में अच्छी होते जाएगी और लोग अपने आवश्यकताओं के लिए जो है अ, उद्योग रोजगार इस क्षेत्र में भी जाएंगे। जी, जी, जी। आप जिला पंचायत में सीईओ भी रहे हैं, तो उस समय भी आपने बहुत अलग-अलग कार्य किए जिसकी बहुत सराहना भी आपको मिली। वो अनुभव आपका कैसा था? धन्यवाद, आप कह रहे हैं कार्यों को सराहना मिली तो। देखिए, जिला पंचायत मेरी पहली फील्ड पोस्टिंग थी सरगुजा में, तो वहाँ का काम देखा और ये समझ में आया कि जो काम करना है उसमें जो है पारदर्शिता सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जी। तो काम जो हो रहे हैं और जिनके लिए हो रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि आपके लिए क्या बिल्कुल। व्यवस्थाएं हुई हैं। उन पारदर्शिता को जो है मैंने एक अच्छा मुहिम के रूप में चलाया था। हर जगह जो है जो काम होता है उसका नागरिक सूचना पत्र जो है कि उसमें जिसमें कौन सा काम कौन से योजना में हो रहा है, कितने में हो रहा है, कितने दिन में पूरा हो रहा है और कौन बना रहा है, इसकी जो है बड़ी योजनाएं लगाई। ऐसे ही जो है हम लोगों ने स्वप्रेरणा से लोगों को जो है जागृत किया और करीब करीब जो है 1000 जो है ऐसे छोटे नदी नालों में बांध बनाया, जिस मोटर बॉडी जिसमें जो है पानी रुके रहे। जी। बाद के कुछ सरकार ने उसी को नरवा के रूप में नरवा गुरवा के लिया, लेकिन उसमें हमने कोई राशि नहीं जारी की थी कि हर गांव को बोला कि भाई श्रमदान करें और रेत की बोरी जो है से जो है वो छोटे छोटे जो वाटर बॉडीज़ हैं, चैनल्स हैं, वो जो है रोके हैं। तो हर जगह जो है 3 फीट 4 फीट 5 फीट ऐसे जो है पानी रोका गया है। जी, तो उससे जो है जी। एक काफ़ी अच्छा उसका रिस्पांस था और इसी तरीके से जो है वहाँ भी जो है शिक्षा के क्षेत्र में भी काम किए, जी, लेकिन कार्यकाल कम था, तो बहुत सारी चीज़ें और इम्प्लीमेंट होनी थी, जी। वो आगे के लोगों ने की हैं। जी, जी, जी। तो आपका जैसे जिन जहाँ भी मैंने सुना है वहाँ लोगों ने प्रशंसा ही की है आपके वहाँ के भी कार्यों की। अंबिकापुर की भी बात करूँ, तो वहाँ भी लोगों से आपके बारे में अच्छा ही सुनने को मिला मुझे। नहीं, धन्यवाद। अब ये सब जो है हमारी ट्रेनिंग शिक्षा का ये है कि हम जो है अ, काम जो भी मिलता है जी, उसमें अच्छी डिलीवरी हो, जी, जी। पारदर्शिता के साथ हो और जिसके लिए हो रहा है उसको भी उसमें इन्वॉल्व करें, ऐसा कार्य किया है। जी। तो हम ऐसे ही कुछ कार्य आपने एज़ कलेक्टर इन बीजापुर भी करे हैं। जैसे कि वहाँ भी आपने स्कूलों में कार्यक्रम करवाए, कैफ़े आपका एक प्रोजेक्ट था। उसके बाद एक आरती जैसे गंगा आरती होती है वैसे आपने वहाँ भी नदियों में आरती का कार्यक्रम शुरू करवाया। तो ये सब इतने क्रिएटिव आइडियाज़ आपके पास आए कैसे और इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुआ? नहीं, नहीं, कोई बहुत क्रिएटिव आइडिया नहीं है, लेकिन क्या है जो भी आइडिया आते थे, उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बहुत से लोगों के पास आइडिया आते हैं, बहुत अच्छे-अच्छे आइडिया आते हैं, लेकिन अगर ये क्रियान्वयन नहीं करते या उसको जो है ज़मीन पे धरातल पे नहीं उतारते, तो वो जो है आइडिया था या नहीं था पता नहीं चलता। बीजापुर जो है जैसे आप जानते हैं कि अभी भी जो है छत्तीसगढ़ के 3-4 जो नक्सली ज़िले बचे हैं, उसमें वो भी बीजापुर भी है। और बीजापुर जो है एकदम बॉर्डर पे है, 2 राज्य और लगते हैं, तेलंगाना और महाराष्ट्र। छोटा ज़िला है और काफ़ी जो है सेंसिटिव रहा है। जी, वहाँ जो है
नक्सली गतिविधियाँ काफ़ी होती हैं। अभी भी आप देख रहे हैं कि कितने जो वहाँ अभी पे भी कितना- मुठभेड़ हो रही है और बहुत से इनामी नक्सली मारे जा रहे हैं। बीजापुर में मैंने एक चीज़ तो थी कि मैंने नक्सलियों को जो है ओपन एक तरह से चैलेंज भी किया था कि आपकी जो मेरा काम जिस तरीके था प्रशासन का, उसके तहत मैंने जो भी मुझे अवसर मिले, मैंने नक्सलियों के खिलाफ काफ़ी जन जागरण किया और नक्सलियों को मैंने समाज का दुश्मन जो है जी स्थापित करने में काफ़ी कुछ सफल रहा। नक्सलियों का एक तंत्र चलता था कि जो व्हाट्सएप के दुनिया से ही जो है वो भय का वातावरण बनाते थे। जी उसमें एक था कि विभिन्न अवसरों पे सप्ताह है, फलाना है, ये है, कहीं दूसरे दूर दराज कहीं कोई घटना हो गई, प्रदेश के बाहर की, ये भी इन सब के लिए जो है वो एक बंद का कॉल देते थे। नक्सली बंद का कॉल ये का मतलब था कि उस दिन जो है वो बस्तर और ये ज़िले में जो दिया है वो काम करीब करीब जो है इस तरह से नहीं किया बाहर जाएगा। ही नहीं निकले कोई बाहर नहीं निकलेगा, बसें नहीं चलेंगी, दुकानें बंद रहेंगी। ऑफिस ऑफिसेस तो चालू रहते थे क्योंकि वो सरकारी सरकारी रहता है है तो वो लेकिन अब एक भय का ये था कि बस नहीं चलेगी। अब वहाँ तो आवागमन सिर्फ बस से ही है। सही होती है तो ये एक नैरेटिव बनाया जाता था कि अब नक्सलियों का बंद मतलब 100% सफल। इसको हमने तोड़ा और बहुत दमदारी से तोड़ा। हमने ये खुद ही ऐलान किया कि कोई बंद नहीं होगा। जिसको बंद का कॉल देना, लोकतंत्र में अगर किसी को बंद का कॉल देना है तो वो अपना जो है आवेदन लेके आए प्रशासन के पास दे, अपने जो भी जुलूस जलसा निकालना है, प्रदर्शन करना है वो दे। लेकिन जो अदृश्य रूप से जो ये बंद का कॉल देते थे और इनफैक्ट डरपोक ही लोग थे, तभी तो अदृश्य रूप से लेते थे। तो हमने उसका विरोध किया और पूरे प्रशासन, पुलिस का भी अच्छा सहयोग था। एसपी साहब के साथ हमने सब व्यापारी संघों और बाकी सब की मीटिंग बुलाई। बोले कोई बंद नहीं है, बल्कि इनफैक्ट थोड़ा ये कहूँ तो मैंने ये कहा कि जो बंद करेगा वो हमारे साथ के बजाय जो है वो दूसरे को समर्थन करेगा, ये माना जाए क्या? ऐसा एक प्रश्नवाचक चिन्ह रखा और पूरे शासकीय अमले को ये अनुरोध किया कि आप बाजार में जाएं और कुछ भी काम की चीज़ जो है आपकी वो खरीदें। खरीदे जी मेरा खुद का जो है भृत्य था, मुझे बताया है कि सर मैं गया था बाजार और एक ये 10 रुपए का पेन ले आया हूँ। हम लोग स्वयं बाज़ारों में जाते थे, जो भी छोटा बाज़ार है। वहाँ जाके चाय पीते थे, नाश्ता करते थे और हमारा पूरा अमला रहता था। तो पहली बार ये बीजापुर में जो है नक्सलियों का बंद विफल रहा। शायद ये बात जो है ये मैदानी क्षेत्र में साधारण सी लगे कि भाई कई बंद होते हैं, कुछ सफल हो गए, कुछ नहीं हुए। लेकिन बीजापुर में नक्सलियों का बंद का फेल होना एक बड़ी घटना थी। जी बिल्कुल इसके बाद नक्सलियों ने 1-2 बार और प्रयास किया। हमने उसका जो है काउंटर प्रयास किया कि भाई कोई बंद नहीं होगा और उसमें हम लोग सफल भी रहे। न केवल बीजापुर, भोपालपट्टनम और उस आवापल्ली, सूट सब जगह जो है ये फिर धीरे-धीरे लोग फिर मुझे बाद में ये लगा कि फिर नक्सली खुद जो है बीजापुर को छोड़ दूसरी जगह का बंद का कॉल देने लगे क्योंकि फेल होता है तो उनका ही जो है जी उनका रौब रौब है वो कम होता है, जो उन्होंने बना रखा था, खौफ बना रखा था लोगों के बीच में, कम हुआ। तो लेकिन कहीं कोई और लोगों को भी राहत मिली कि भाई किसी का भी अनावश्यक बंद होना और वो भी किसी गैर कानूनी अदृश्य लोग द्वारा कौन कॉल कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, एक जो है विस्पर कैंपेन चला के बंद करते थे। और ये भी कहा गया, मैं आपको ही बता दूं, इसको पता नहीं लोग किस तरीके से देखते हैं, मैंने ये भी कहा कि ऐसी खबरें फैलाना भी जो है, ऐसी अफवाहें फैलाना भी जो है उचित नहीं मानी सही जाती, बात है जी क्योंकि एक दूसरे को खबर फैलाते हैं, फिर उससे क्या माहौल बनता है। और शासन की किसी को, शासन ने उस समय भी कहा हुआ था और अभी भी कह रहे हैं, जिसको कोई आपत्ति है, कोई प्रॉब्लम है, सामने सामने आके बात करे, वार्ता करे। ये तो शुरू से बोला जा रहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी सब ने बोला हुआ था, अलग अलग प्रयास भी हुए। जी जी
तो एक तो ये इनका हुआ। दूसरा, बीजापुर में नक्सलियों ने जो है पिछले 20-25 साल में एक और काम किया था। वो ये किया था कि उन्होंने अंदरूनी इलाके के जितने भी स्कूल थे उनको क्षति पहुंचाई, उनको जलाया और ये प्रयास किया कि वहाँ पे स्कूल ना चल पाए। न चले। जी। तो मुझे ये नहीं समझ में आया। मैंने तो ओपन पूछा कि भाई आपको ये शिक्षा से क्या दिक्कत है। खुद जो है नक्सली जो है पर्चे जो बांटते हैं, जो उन्होंने व्हाट्सएप पे ही चलाए हैं, उसमें बहुत अच्छी जो है भाषा का संयोजन रहता है, वर्तनी ठीक रहती है, जो है स्पेलिंग ठीक रहती है, जो व्याकरण ग्रामर उनका Correct अच्छा है। रहता है और लैपटॉप से छपा हुआ है, Advanced technology सब पे। यूज़ कर रहे हैं हम। सिर्फ दस्तखत करने वाला ही जो है वो पता नहीं किस तरीके से दस्तखत कराते हैं, लेकिन वो तो खुद टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं, पढ़े लिखे हैं बिल्कुल। और दूसरों को शिक्षा से रोक रहे हैं। तो इस बात को हमने लोगों को तक पहुँचाया है कि भाई ये नक्सली जो है क्यों शिक्षा का विरोध कर रहे हैं। जी। तो फिर समझ में आया कि ये वही मानसिकता है जो है आक्रांताओं ने इस देश पे किया था कि जब भी आक्रांता आते थे तो सबसे पहले जो है वो जो टारगेट करते थे शिक्षा के केंद्र को, नालंदा, विक्रमशिला, जी बिल्कुल। तक्षशिला, इन केंद्रों को ही टारगेट करते थे, जिसमें कहा जाता है कि ऐसी लाइब्रेरी थी कि जिसको जलाया तो 6 महीने तक जलती रहेगी। तो इनकी मानसिकता और नक्सलियों की मानसिकता में मुझे कोई फर्क नहीं नजर आया। एक जैसी है। हाँ, लेकिन अब जो है व्यवस्थाएं इतनी परिवर्तन होना जो है शक्तिशाली है, प्रशासनिक व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होते जा रही है, तो अब ये संभव नहीं है। और लोगों को भी समझाया गया, लोगों को समझ में आया कि हाँ ये बात तो सही है। सही। आप जो है 2 पीढ़ी को जो है कम से कम जो है शिक्षा से वंचित रख दिए। बिल्कुल। बीच में एक ऐसा आंदोलन हुआ था कि लोगों ने बोला कि मतलब आरक्षण कम होने वाला है करके पूरे प्रदेश और देश में एक आंदोलन हुआ था एक दिन का, शांतिपूर्वक में। बहुत से लोगों की इच्छा थी कि मैं उनको संबोधित करूं, तो मैंने उनसे पूछा था कि कितने लोग यहाँ ग्रेजुएट हैं, कितने लोग 12वीं पास हैं। दुर्भाग्य से कम लोग थे। मैंने उनको वही बताया कि इसमें आपका दोष नहीं है। ये जो नक्सलियों ने आपको शिक्षा से वंचित किया है वो दोषी हैं। नौकरी तो उसको दी जाएगी जो पढ़ा लिखा होगा। तो आपको जो नौकरी का अवसर अभी किसी ने आपके कम किए हैं तो नक्सली है। और इसको आगे ले जाके हमने ऐसे करीब करीब जो है 25 से ज़्यादा स्कूलों में जो है, जहाँ पहले स्कूल बंद हो चुके हैं, वहाँ स्कूल हमने प्रारंभ किया, जिसमें जो है अस्थायी व्यवस्था के तहत जो स्कूल खुले थे। ड्रेस दिए बच्चों को, कटआउट से उनको ड्रेस में जो है कटआउट में चेहरा लगा के उनका फ़ोटो खिंचवाया, घंटी बजी और जो है मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की। और हर स्कूल में कम से कम 2 टीचर। अच्छा। ये क्या है, अभी बहुत सी ऐसी व्यवस्थाएं है कि एक टीचर के बस का एक स्कूल नहीं है। नहीं है। इस कारण ये है कि पढ़ाना तो दूर की बात है, इतने सारे उसको और भी कम। काम रहते हैं कि रजिस्टर भरना, मिड डे मील का अरेंजमेंट करना, जानकारी देना। तो मैं बोले एक आदमी यार कहीं करेगा तो यही करेगा या तो पढ़ा पाएगा या ये सब खाना खिला पाएगा, ये बहुत सी जानकारी ऑफिस का काम करे। तो उसमें क्या है कि जो मेन जो मुद्दा है पढ़ाई का, शिक्षा का, और वो कमज़ोर। और क्योंकि हम इन बच्चों की पढ़ाई जो है, आप सोचो इस स्वतंत्र भारत में अभी भी जो है लोगों को कि हमको प्राइमरी स्कूल जो में तब देना पड़ रहा है, तो मतलब प्रारंभ करना पड़ रहा है कि वो सुविधा ही नहीं है। जहाँ पे अभी बोला जाता है कि 3 किलोमीटर में स्कूल खोले जाए, 4 किलोमीटर या कई किलोमीटर तक स्कूल नहीं थे।
तो लोगों ने इस पे जो है अच्छा सहयोग किया और पहली बार लोगों को लगा कि प्रशासन जो है मतलब हम लोग को सहयोग कर सहयोग करा और हमारा बेहतर जो है, हमारा जो भविष्य जो है, बेहतर प्रशासन करने के लिए तत्पर है। पूरा जो है ज़िले के हमारे सभी शिक्षा विभाग और अन्य विभागों सभी लोग जो है हमारे सभी एसडीएम, सभी तहसीलदार, ये सब में इसमें एक पूरा टीम के वर्क में किया गया है। तो ये एक बहुत सक्सेस और मेरे ख्याल से नक्सलियों के लिए तमाचा था। जिन स्कूलों को उन्होंने 20-25 साल से बंद रखा था, जलाए हुए हैं और स्कूल मतलब एक पहला जब स्कूल हमने खोला था कांवड़ गाँव में, तो वो सीन अगर कि मैं देखूँ, रोड भी हम ही उस समय शुरू किया था। प्रशासन ने जो है एक स्कैन फंड आता था, उससे पहली बार वहाँ रोड बनी, मतलब रोड तो थी ही नहीं, पगडंडी ही थी। एक तरफ स्कूल चल रहा है और दूसरी तरफ नक्सलियों का जो है एक स्मारक बना है, जैसे वो शहीद स्मारक या कुछ नाम ऐसा देते हैं, वो बना हुआ मतलब रोड के आमने सामने। बाद में प्रशासन ने उसको तोड़ा। धीरे धीरे लोगों में जो कॉन्फिडेंस आ गया कि प्रशासन भी मदद कर रहा है और हम तो नक्सलियों को जो है राशन चोर वगैरह के नाम से तो संबोधित करते थे, क्योंकि क्या था कि उनके पास बीजापुर जो लोकेलिटी जैसी है, जैसा वहाँ का अ, वन क्षेत्र है, तो वहाँ जो है ज़्यादा फसल होने की संभावना कम है। अभी जो कोरा कुट्टा आपने भी पढ़ा ना कि वो जिसमें ऊपर जो है कई क्विंटल चावल मिला है, जी तो कहाँ से मिला है वो? गांव से ही ले जाते वो जो राशन दुकान से जो चावल हम ग्रामीणों को देते थे, उसी में से ये अपना छीन छान के ले जाते थे। अब क्योंकि इनका ऐसा आतंक बना के रखे थे, तो लोग जाते थे। हमने इसमें एक चीज़ और भी की कि जो राशन जो बहुत दूर, क्योंकि एक तो सड़क नहीं थी उतनी और दूसरा वातावरण पहले से ही खराब था, तो लोग जो है राशन दुकानें बहुत दूर दूर थी और इसलिए भी थी कि यार पास में रहेगी तो कब कौन लूट के ले जाए पता नहीं चलेगा। तो उसको हमने ये परिवर्तन ये किया था कि ट्रैक्टर में जो है राशन उस ग्राम तक पहुंचेगा। अच्छा जी तो ये बांटना शुरू किया। उसमें ग्राम पंचायतों ने सहयोग किया, तो इनको जो है 10-10, 15-15 किलोमीटर आना पड़ता था। जी अब वो सुविधा हो गई सुविधा हो गया। फिर अरे एक दिन अच्छा एक साथ अरे 30 किलो चावल दे रहे हैं, वो एक बार में उठा नहीं पाता था। घर परिवार कितने लोग फिर रुक रुक के जाते थे, उनका जो है कोई और काम होता था, वो अटक जाता था। ये सब में लोगों का कॉन्फिडेंस आने लगा कि भाई सिर्फ लिप सर्विस नहीं है, ग्राउंड पे होगा। जी और इस चीज़ को नक्सली भी समझ गए थे, तो अब उन्होंने जो है क्षेत्र पे उतनी एक्टिविटी कम थी, अंदर पे ज़्यादा करते थे। फिर शासन ने इसी समय नियत नीलाम योजना प्रारंभ की, जिसमें केंद्रीय शासन ने भी बहुत सहयोग किया, राज्य शासन ने तो एक इसको अपना मिशन मोड में ले गए। तो अब काफ़ी जहाँ बिजली मतलब पहले बिजली थी, वो बिजली के तार कट गए थे इतने साल। अब कोई सोचो कि आज जो है आज आपके घर में 1 घंटे बिजली नहीं आती है, तो परेशान हो जाते हैं तो वहाँ तो 25 साल पहले बिजली थी, जो भी थी उस तब को भी हटा दिए थे। दिया गया वैसे कुछ गांव थे, बहुत से में तो नहीं था। ये सब व्यवस्थाएं हो रही हैं, तो लोगों का जो है शासन के प्रति जो है एक जो विश्वास धीरे बढ़ते जा रहा है। और जो एक्टिविटी जो है इसको एक मिशन मोड में लिए हैं कि नक्सलियों को जो है नहीं है 31 मार्च 2026 तक मुक्त करना है ख़त्म करना है। तो मुझे लगता है कि जिस गति से हम कार्य कर रहे हैं, उससे पहले भी ये संभावना है, क्योंकि इन्होंने जो है अब लोगों को समझ में आ गया कि इनके साथ रहने से कोई फायदा नहीं है। हम लोगों से पूछते थे, तो थोड़ा पॉलिटिकल भी था कि भाई ये इनके जो कैडर हैं, मतलब आपका विरोध किस बात का है? कि इनका मतलब विरोध इस बात का हो सकता है कि हमारा जो है उचित प्रतिनिधित्व नहीं है, हमारे लिए काम नहीं हो रहा है। तो हम लोग पूछते थे तुम्हारे यहाँ कितने लोगों को काम पूछते, पूछो जो आते हैं उनसे कि तुम्हारे जो है पॉलिट ब्यूरो में कितने महिलाएं हैं, कितने आदिवासी हैं, कितने एससी हैं, पूछो कितने सीसी मेंबर में।
तुम तो वहाँ 40-35 साल से काम कर रहे हो, एक भी आदमी नहीं पहुँच पाया क्या नहीं। उच्च स्तर पे? कुछ आसपास के प्रदेश के लोग ही उसको कंट्रोल करते हैं। तो धीरे-धीरे लोगों को ये समझ में आ रहा है, शायद इस तरीके से प्रयास और होने चाहिए और इसमें गति रहेगी तो ये जो है और जल्दी समाप्त होने की ओर बढ़ेगा। जी। सर ये मैं कहना चाहूँगी कि नक्सलाइट्स का जो पर्पस था और अभी जो उनकी वर्किंग है, ये दोनों बिल्कुल ही अलग है। अभी वायलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मतलब चाहे वो बच्चे हों, महिलाएँ हों, यंगस्टर्स हों, वो कुछ ऐसे देखते नहीं हैं, किसी पे भी वार कर देते हैं, जिसके कारण लोकलाइट्स को बहुत हानि हो रही है, जान की हानि, उनके काम की हानि। तो ऐसा इसका क्या रीज़न आप देख पा रहे हैं? देखिए, जो नक्सलवादी आंदोलन शुरू हुआ था, उसमें जो है मूल रूप से लोग जो बताते हैं या उस समय की स्थितियाँ थी कि वो जो है एक जो बड़े ज़मींदार थे और उनके जो है ये थे उनके बीच का संघर्ष था। जी। उनका उस समय मानना था कि शोषण हो रहा था, इसलिए उन्होंने उन्हें जो है इकट्ठा किया और आंदोलन हिंसात्मक किया। इसके जो 2 नेता थे, चारू मजुमदार और कानू सन्याल। मेरी जेएनयू में कानू सन्याल से भेंट हुई है। अच्छा। तो हम लोगों ने पूछा भी था कि आप लोग ये भेंट हुई थी 88-89 में। जी। उनको कुछ लोगों ने आमंत्रित किया था। ये सार्वजनिक है, कोई गोपनीय बैठक नहीं थी, सार्वजनिक स्तर पे। तो हॉस्टल में उनको रुकवाया भी था इन लोगों ने। तो उस समय उन्होंने पूछा था, भाई बाकी सब चीज़ है, हिंसात्मक गतिविधियाँ क्यों होती हैं? तो उन्होंने जो जवाब दिया था कि वो तो कह रहे थे कि हमने किसी को नहीं मारा है। हमने बोला अभी हमने तो वही बोल दिया कि इस उम्र में तो झूठ मत बोलो। खैर, नक्सलियों का जो आंदोलन है या जो किसी ज़माने में शोषण के विरुद्ध, जो कथित शोषण के विरुद्ध जो एक था, वो बीजापुर और छत्तीसगढ़ में वैसी स्थिति है नहीं। मैंने बहुत से गांव में पूछा है कि इस गांव में सबसे ज़्यादा ज़मीन किसकी है, तो मैं पूछता था कि 100 एकड़ वाले कौन है, कोई नहीं हाथ उठाता था। 50 एकड़ वाला कौन है, कोई नहीं हाथ उठाता था। जो है 10 एकड़ से ऊपर जब पूछता था तो 1-2 लोग बताते थे। 5 एकड़ के ऊपर 3-4 लोग, इतनी कम लैंड होल्डिंग्स हैं। फिर जो वहाँ की सामाजिक व्यवस्था है उसमें कोई किसी का शोषण नहीं कर सकता। जो कॉन्सेप्ट ये बाहर से लेके आए थे, जी। तो ये कॉन्सेप्ट को तो ज़्यादा नहीं कर सकते थे, तो इसलिए इन्होंने क्या हिंसा का सहारा लिया, कि हिंसा का सहारा लिया और उसके हिंसा से जो है अपना जो है खौफ पैदा करके एक्टिविटी प्रारंभ कर रखी थी। बहुत से लोग इससे जुड़े जो थे वो डर के मारे थे और कोई उनको अल्टरनेट व्यवस्था बताने वाला नहीं था। जी। कुछ हो सकता है कि शासकीय स्तर पे कुछ कमियां रह गई हों, लेकिन बहुत इन लोग अभी एक नया औद्योगिकरण के विरुद्ध, तो औद्योगिकरण तो अभी बस्तर में तो प्रारंभ ही नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। नहीं। जिस जिस पैमाने पे वहाँ पे सब व्यवस्थाएं हैं, रॉ मटेरियल, वो तो अभी अनटच्ड ही है। तो आपके पास कोई वैलिड रीजन नहीं है। फिर खौफ पैदा करने के लिए आपने क्या किया? आपने ऐसे-ऐसे आईईडी लगाए हैं जिसमें छोटे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग और जो लोग काम करने जा रहे हैं, अपने रोजी-रोटी के लिए जा रहे हैं, ऐसे लोग जो है उसमें मारे जा रहे हैं। जी। और तो और इस खौफ के चक्कर में बीजापुर में जो है सब आदिवासियों की जो देवी देवताओं के, तो वहाँ एक परंपरा है कि जब बेइज्जती जो मड़ाई होती है तो बाकी देवताओं पर भी जो पालकी में लाते हैं। जी। कई जगह के देवी देवता जो आ नहीं पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि जो लाने वाला पालकी से लाएगा, नंगे पैर लाएगा और आईडी लगे हैं, तो इस टाइम जो इतना डेंजर है कि वो नहीं ला रहे हैं, तो ये परंपराओं को भी जो है वो प्रभावित कर रहे हैं। इससे ही बहुत रोष है। लेकिन इसका जो है 2-3 तरीके से जवाब देना पड़ता है प्रशासकीय स्तर पे,
राजनीतिक स्तर पे और कुछ जो है पुलिस के कार्रवाई से। अभी विशेष अभियान जो चला है जिसमें पुलिस की कार्रवाई बहुत जोरों शोरों से चल रही है और साथ ही साथ जो है मतलब केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार सभी एक ही दिशा में काम कर रहे हैं, इसे ख़त्म करना है। तो बहुत जोर शोर से काम हो रहा है और पुलिस को भी पूरा समर्थन है। जो भी इनको रिसोर्सेज चाहिए पूरे रिसोर्स हैं, तो काम उसके रिजल्ट आ रहे हैं। और बड़े बड़े नक्सली नेता जो कथित तौर पर नेता थे वो भी जो है अपने अंजाम में पहुंच रहे हैं। जी। तो गवर्नमेंट की तरफ से जैसे कि पुनर्वसन की भी कई योजनाएं आई थी, तो ये लोग क्यों उनका उपयोग नहीं करते हैं, उनका लाभ क्यों नहीं उठाते हैं? नहीं देखिए, इससे पहले तो कम्युनिकेशन ही नहीं होता था ना, कम्युनिकेशन ही नहीं होता था। आज जब से कम्युनिकेशन बढ़ गया विश्व स्तर पे अभी माननीय विष्णुदेव जी की सरकार और माननीय विजय शर्मा जी ने लगातार इसमें निर्देश दिए। अब क्या हो रहा है कि इनके लिए जो है नई नीतियां भी आ रही हैं जिसमें जो सरेंडर पॉलिसी बन रही है, इनको बेहतर जीवन देने का प्रयास किया जाएगा। अभी हाल में जो है समाचार था कि राजमिस्त्री की भी ट्रेनिंग दी जा रही है, इनको अलग थोड़े दिन रखा जा रहा है और इनको राशि भी जो है मासिक दी जा रही है जो लोग हैं। और ऐसे नियम है कि जिस स्तर की जो वेपन के साथ सरेंडर करता है उसको उतना तुरंत जो है राशि दी जाती है। तो अब ये बड़ी तेजी, ये पहले भी थी ये सब योजनाएं, लेकिन उतना क्रियान्वित नहीं हो पाती, तो बहुत तेजी से हो रही हैं। और दूसरी एक बात और भी है, जो नक्सली प्रभावित परिवार हैं इनको भी शासकीय नौकरी देने का नियम है। जी, जी। तो इनका भी जो है मैंने जो है करीब करीब जो है हमने 70 और पुलिस ने 30, मतलब 100 लोगों को जो है नौकरियां दी हैं, स्थायी नौकरी। और इसकी कार्यक्रम बड़ा कार्यक्रम हुआ था मेरे जाने के बाद, लेकिन वो सितंबर में हुआ था, तो उसका जो है अपॉइंटमेंट लेटर तो मैंने इशू कर दिया था। जी। तो अब उनको जो जो पीड़ित हैं उनका भी पुनर्वास करना बहुत मतलब दुर्भाग्य है कि 10-10 साल 12-12 साल पुराने पीड़ित परिवार का पुनर्वास इतने विलम्ब से हुआ, लेकिन हो गया। और लगभग जो है अब पूरी स्थिति सामान्य की ओर बढ़ा रहे हैं। तो ये सब कदम जो छोटे छोटे कदम है उसका असर दिखता है। जी, बिल्कुल दिखेगा। अब प्रयास हम कर रहे हैं और उसका फल तो बिल्कुल मिलना ही हाँ, क्योंकि अभी क्या है कि जो इनके रिक्रूटिंग ग्राउंड्स हुआ करते हैं नीचे स्तर पे, जब तक वहाँ की व्यवस्थाएं अच्छी नहीं होंगी तो ये इनको जो है भ्रमित करने का बड़ा अवसर मिलेगा। तो हमने पूरा ये किया कि हॉस्टल जितने हैं, विद्यालय जितने हैं, क्या कि इसमें जो है भोजन जो है, जो नियमतः जो शासन ने दिया है, मीनू बनाया है, न केवल वो मीनू बने बल्कि कितना जो है मात्रा है वो भी दी जाए। तो वो भी एक प्रयास करके सभी जगह जो है थोड़ा इसको एक मिशन मोड में रखा गया था कि हर जगह पोस्टर वोस्टर लगे हैं और एक टोल फ्री नंबर भी दिया था, कोई शिकायत है तो गोपनीय तरीके से कर सकते हैं। ये भी एक काम हुआ था। तो थोड़ा व्यवस्था मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरी बदल गई होंगी, लेकिन जो है इसमें इम्प्रूवमेंट तो बदलाव तो हुआ है और लोगों को पता भी चल रहा है कि भाई हमको ये सामान मिलता है। और हमने बिल्कुल कैलकुलेट करके भी लिख दिया था कि 10 के लिए इतना, 20 के लिए इतना, 50 के लिए इतना। तो क्योंकि बीजापुर जैसी जगह है में शिक्षा का माध्यम ही केवल सरकारी है, समझिए। बिल्कुल। और वो भी विद्यालय, हम जो प्लेन्स में जाते हैं तो जब भी आप जाएंगे, करिए सुबह जाएंगे या लौट दोपहर में, आपको बहुत से बच्चे जो है स्कूल जाते दिखेंगे, दोपहर में जाते दिखेंगे, लौटते दिखेंगे साइकिल में, और सब अपने स्कूल की ड्रेस पहने। बीजापुर में ऐसा देखने को कम मिलता है, सिर्फ अर्बन सेंटर छोटे जो हैं, बाकी सब जो है हॉस्टल में रहते हैं, क्योंकि अंदर ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है कि जहाँ पढ़ाई की जा सके। जी। तो सब हॉस्टल में रहते हैं, जो आश्रम हैं उसमें। तो आश्रम की व्यवस्था जो है वो भी सुदृढ़ रहे और उनके
अभिभावक जो है वो भी समय समय पे उनसे मिलते आकर रहें, मिलते रहें। तो ऐसी व्यवस्था भी बनाई गई। जी। तो इसका कहीं न कहीं जो है देर सवेर जो है सकारात्मक परिणाम आएँगे, क्योंकि जब ये नक्सली ख़त्म हो जाएँगे और कोई दूसरा आदमी उस तरफ जाए ना, ये तभी होगा जब उनको अच्छी बेहतर शिक्षा और उनकी व्यवस्थाएँ अच्छी बनें। बिल्कुल। उसके लिए भी प्रयास किया गया था और निरंतर चल रहा है। ज़रूर। और जो स्कूलों के बारे में बात हुई थी, इसलिए कि मतलब सब जगह जो शाला प्रवेशोत्सव मनाया गया पूरे प्रदेश में, हमने उसको और ज़्यादा ये किया है, स्कूल वनडे वराड पंडुम करके, मतलब स्कूल फिर चलो, और बहुत से लोग जो ड्रॉप आउट्स थे उनको भी लाया जाए। काफ़ी लोगों को जोड़ा गया और एक मिशन मोड में था, तो उसका असर भी अच्छा हुआ। जी, जी। आपने स्कूली बच्चों को हेलीकॉप्टर राइड भी करवाई थी। नहीं, हेलीकॉप्टर राइड तो वहाँ जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं जी, जी। उनको पायलट साहब की अ, सहृदयता के कारण जो है वहीं किया गया। लेकिन जो आप बोल रहे हो स्कूली जो बच्चे थे, जितने भी मैंने करीब 100 बच्चे जो है, 50 लड़के 50 लड़कियां जो अपनी अपनी कक्षा में जो है सबसे अधिक अच्छा, नाम नंबर लाए, वाह! फर्स्ट थे, उनको जो है बीजापुर से हमने जगदलपुर भेजा। जगदलपुर से रायपुर वो हवाई जहाज से आए थे। वो जो है ऐतिहासिक उनके लिए, उनके लिए एक बहुत ही अनोखा अनुभव। उनके लिए भी था और हमारे लिए भी था कि हम ये करने के लिए सफल हो पाए। तो इससे क्या है कि उस क्षेत्र के लोगों को, जैसे सामान्य, हर मैं यही बोलता था कि हमको कोई बीजापुर को स्पेशल नहीं बनाना है, जो सामान्य सब जगह होता है वही करना है। जी। अब ये हमारे यहाँ तो एक सामान्य सी चीज़ें हैं जो है पढ़ना लिखना घूमना मॉल जाना, ट्रेन में आना जाना, ये सब चीज़ें सामान्य रूप से हो रही हैं। तो वैसी स्थिति वहाँ के बच्चों के लिए भी, वहाँ के होनी युवाओं के लिए चाहिए। भी हो। तो इसलिए जो है इसमें फिर इधर आए थे उसी दिन, अ, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले, माननीय राज्यपाल जी से मिले, और फिर बाद में एक और बार हमने युवाओं को भेजा था, वो फिर माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री जी से भी मिले यहीं। अच्छा। तो ये पिछले वर्ष जो है जुलाई अगस्त की बात है। तो एक उनको भी थोड़ा मोटिवेशन। मोटिवेशन मिला, और देश दुनिया में क्या हो रहा है, ये क्या है कि कम्युनिकेशन गैप के कारण कुछ भी बता देते थे। जी। फिर हम लोगों ने एक ये भी किया था कि भाई युवाओं को जो है अपना ग्रुप बनाओ, और जहाँ भारत में जहाँ पर्यटन करना आप जाइए, अच्छा। 50% खर्चा हम देंगे। पूरा देंगे तो ठीक नहीं है, ज़्यादा लोगों को भी अकोमोडेट करना है। आप जाइए, कहाँ जाते हो, कैसे आते हो, कितने, वो आप अपना ग्रुप बनाओ, अपने दोस्तों को लेके थे। लेके जाओ, दुनिया को देख के आओ। और इसी कड़ी में जो है युवाओं को, ये तो ठीक है घूम ले, अब आगे क्या। जी। तो इसमें जो है मैंने 2 बैच चलाए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का। अच्छा। उसमें जो एक्सपर्ट्स थे, कुछ सरकारी और कुछ निजी चैनलों के, वो भी आके लोगों को बताए, जो भी बच्चे इस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, और सबको हमने आईडी वगैरह उपलब्ध कराई। और एक टेक्निकल ट्रेनिंग बीजापुर में जो है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के नाम पे दी है। अच्छा। और मेरे ख्याल से ऐसा उसका रिपीटेशन मैं अभी नहीं देखा हूँ और कहीं। उन लोगों को दिया है कि भाई आप अपने गांव में जो आपको, आपका पोर्टल बना लो, आपको जो अपनी समाचार देना है, जो अपने गांव की समस्या बताना है, क्योंकि आप वो आप अपने स्तर पे करिए। आगे जाके मोनेटाइजेशन होगा तो आपको फ़ायदा भी होगा, नहीं होगा तो पत्रकार वगैरह अच्छे बन सकते हैं, पोर्टल अच्छा चल सकता है। लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचेगा। मतलब क्या है कि देखना, और मैं कर सकता हूँ या मैं बना के कर सकता हूँ, और वो व्यवस्थाएँ, क्योंकि ट्रेनिंग, इस सब की ट्रेनिंग जो है अर्बन एरिया में तो मिल जाएगी, लेकिन ऐसे मुश्किल रूरल और अंदरूनी क्षेत्रों में नहीं मिलेगी। धीरे रहता हाँ, था बीजापुर। तो वो एक किया। जी। और उसी में जो है आप देखेंगे बहुत सारे जो ऐसे जो ज़िले हैं जहाँ वनवासी क्षेत्र में, वहाँ पे बहुत सारे जो है, जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं, वो शासन के विभागों के इर्द गिर्द ही घूमती हैं।
छोटे छोटे काम रहते हैं, जानकारी न होने के कारण जो है उसमें सभी लोग नहीं भाग ले पाते। तो हमने पहली बार जो है ट्राइबल यूथ एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम चालू किया, जिस केवल जो है लोकल बच्चे जो हैं उनको हम एंटरप्रेन्योरशिप का काम करें देंगे। तो उसमें जो भी हमारे ट्राइबल बच्चे थे, एससी बच्चे थे उनको हमने ट्रेनिंग दी एक्सक्लूसिव कि भाई आपको जो है घबराओ मत, कैसे आपको काम करना है, कैसे पैन कार्ड बनाना है, बहुत बेसिक चीज़ है, कैसे पैन कार्ड बनाना है, क्या आधार तो का काम अंदरूनी क्षेत्र विज्ञान, और किस तरीके से अपना रजिस्ट्रेशन कराना है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, कैसे फर्म रजिस्ट्रेशन होती है, छोटी छोटी चीज़ें। और इसके आधार पर कि कहीं पे लिखा हुआ है कि ये वाली ये सप्लाई है, तो सप्लाई के लिए जो है कोई भी सरकारी विभाग क्या बोलेगा कि आपके पास जीएसटी नंबर है क्या, आपके पास इनकम टैक्स का रिटर्न है क्या, आपके पास पैन कार्ड है कि, ये सब बेसिक चीज़ें पूछते हैं। फिर आपके रेट की बात तो बाद में आएगी। जी। तो और कई अंदरूनी क्षेत्र में भी रहता है ऐसा आवश्यकता। तो मैं बोला आप लोग ये सीख लो, व्यवसाय की ओर जाओ, सर्विस सेक्टर में ओर जाओ। तो इससे क्या होगा कि जब तक उनको भी कोई आर्थिक संबल नहीं बनेगा तो इधर उधर विचलित होते रहेंगे। फिर हमने इसकी ट्रेनिंग में हम लोग वहाँ हैदराबाद भी भेजे। हमने उस 2 बार बस में पूरे बच्चों को जो है हैदराबाद। हैदराबाद भी भेजा। 1 आध हफ्ते 6 दिन रहे वहाँ। अच्छा। और वहाँ भारत सरकार का जो संस्था है वहाँ पे उन्होंने ट्रेनिंग लिए कि मतलब, और ट्रेनिंग तो खैर जो है एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग रहती है कि आप देश दुनिया देख चुके हैं, देश दुनिया में क्या हो रहा है, कहाँ गड़बड़ियाँ हैं, क्या नैरेटिव आपको बताया गया है, आप स्वयं देखेंगे तो सीइंग इज़ बिलीविंग। तो आप देखिए और मॉल जाइए, घूमिए, सब कराया। तो एक मतलब एक सामान्य जिले की ओर हमको अग्रसर कराना था। जी, जी, जी। बहुत ही इंस्पिरेशनल वर्क है ये सब बच्चों को लेकर जो आपने। नहीं, हम लोग तो यही काम करने के लिए भेजा जाता है, तो ये हम लोग को तो दायित्व ही है करना। जी। और आपने वो जो गंगा आरती के जैसे आरती करवाई थी इसका वहाँ के लोकल लोगों का कितना सहयोग रहा उसमें? नहीं, वो सामान्य तौर पे लोग नदी की आरती गंगा आरती के रूप में जानते हैं, लेकिन मैं सिर्फ गंगा आरती के रूप में नहीं कराया हूँ। मैं, क्योंकि हम जिस क्षेत्र में हैं वहाँ जो है प्राकृतिक पूजक लोग हैं, ज़्यादातर लोग प्रकृति की पूजा करने के एक परंपरा है, और उसमें जो है जल भी है, जी, वृक्ष भी है, बिल्कुल। तो उसको उस रूप में हमको संवारना है। पर्यावरणीय जो है रूप से भी कोई क्षति मत हो, और हमारे लिए पूजनीय है। साथ ही साथ जो है इसमें जो है जिस तरीके से गंगा आरती जो होती है उसमें यही है कि उस नदी को हम जो है एक माँ के रूप में मानते हैं। ये पहली बार जो है हमने भोपालपट्टनम में किया था और एक बहरमगढ़ में किया था। अच्छा। दोनों जगह अच्छी संख्या में स्थानीय लोग थे। इसमें कोई प्रशासन का कोई इन्वॉल्व करने को। मतलब सीधा दखलंदाजी नहीं थी क्योंकि ये तो आज होगा कल नहीं होगा, हाँ। तो इसलिए बेहतर है कि स्थानीय लोग अगर कि उसमें रुचि रखें तो ज़्यादा जो सफल कार्यक्रम होगा और आगे निरंतरता बनी रहेगी। तो दोनों जगह अच्छा सफल कार्यक्रम रहा और आगे भी लोग इसको कंटिन्यू करेंगे ऐसी उम्मीद है। जी, जी। अभी जो हमारे देश में एक बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ पहलगाम में, ये एक बहुत ही दुखद घटना थी। इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, फिर उसके बाद वॉर जैसी परिस्थिति बनी, फिर सीज़ फायर हुआ। तो ये सब चीज़ों को लेकर आपके क्या विचार हैं इसमें? क्या है कि जिस तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल को 100 गलती माफ़ करने का वरदान दे दिया था, तो और उसकी माँ ने भी सोचा था कि 100 गलती कौन करेगा, लेकिन 101 जब गलती हुई तो सुदर्शन चक्र ने जो है उसका सर धड़ से अलग किया। बिल्कुल। भारत में भी यही स्थिति हो रही है।
बहुत समय से छोटी छोटी घटनाएं होती रहीं और इसको जो है इस पे कार्रवाई जो है मतलब अब कार्रवाई ऐसा है कि कहीं 2 लोग की हत्या हो गई, कहीं 5 लोग, कहीं 10 लोग, कहीं बम फूटा और फिर कुछ बड़ी घटनाएँ भी हुईं, जिसमें हम जो है मुंबई का जो है जी, ताज वाला। हाँ, इतना बड़ा अटैक देखते हैं जिसमें बड़ी संख्या में लोग जो है मारे गए। जी, बिल्कुल। आने वाले जो है घोषित तौर पे पाकिस्तान के थे, बड़ी साजिश के साथ जो है उनके हाथ में जो है कलेवा बाँध दिया गया था कि जिसे एक नया नाम दे दिया जाए। और तो और ये घटना के 3 दिन बाद 2 दिन बाद कितने कम समय में जो है किताब भी छप गई। ऐसा जैसे कि पूरी चीज़ें तत्काल रची हैं। तो अभी ये गतिविधि होती रही, पार्लियामेंट पे अटैक हो गया, जी। पुलवामा हुआ, इसके पीछे बीच में जो है भारत सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इसका जो है सफल जो है इस जो है एयर स्ट्राइक भी किया जी, जी। और इससे जो है फिर भी वो सबक नहीं सीखा था पाकिस्तान। तो उसने जो है ये पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ और धर्म पूछ के किया है। बिल्कुल। पहले भी करते थे लेकिन धर्म पूछा नहीं जाता था। तो इससे जो है एक वो थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो गई और भारत ने जो इसका मुंह तोड़ जवाब दिया सिंदूर करके, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, चल रहा है ये। तो कुछ लोग कहते हैं कि सिंदूर 2 हो गए, तो 2 नहीं हो गया, अभी तो चल ही रहा है ये, तो 1 ही अभी चल रहा है। तो और इसे एक बहुत अच्छा ये नैरेटिव बनाया गया कि एक कोई टेरर अटैक जो है ये उस देश के द्वारा किया गया अटैक माना जाएगा, मतलब आर्मी का पाकिस्तान का अटैक माना जाएगा और उसको उस हिसाब से जवाब दिया जाएगा। तो इसके परिणाम आ रहे हैं। अब देश को इस समझ में मतलब जो दुश्मन देश है उसको समझ में आ गया कि अब ये जो है शांत तो रहने नहीं हाँ, वाला। अब ये छोड़ेंगे नहीं। और बीच में ऐसा न्यूक्लियर बम है, ये फॉल्स डिटरेंस जो चला के रखा था नैरेटिव, वो भी इस कार्रवाई से ध्वस्त हो गया। और इसके सिर्फ ना राष्ट्रीय स्तर पे जो हमको ये इसका जो पूरा जो प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी जो है भारत का मान बहुत बढ़ा। और क्योंकि कोई भी देश, कोई भी सभ्य समाज जो है आतंकवादी घटनाओं को समर्थन नहीं नहीं करता है। करते। और भारत ने बहुत क्लियर किया कि आपका आतंकवादी एक मतलब आतंकवादी अच्छा और बुरा नहीं है, आतंकवादी बुरे ही हैं। जी। तो एक अच्छा सेना ने और हमारे सशस्त्र बलों ने पूरा जो है अच्छा इसमें जो है भाग लिया। और दूसरा हमारे जो वैज्ञानिकों के द्वारा निर्मित मिसाइल्स हैं, जी। उन्होंने भी इतना कारगर जो है रिजल्ट दिया कि अब उसकी तो बहुत डिमांड आ गई है। पहले 2-3 देश खरीदते थे, अब इतने लोगों की लाइन लग गई कि हमें प्रोडक्शन के लिए जो है नया फैक्ट्री जो है लखनऊ में चालू होने वाली है, इसका भी अब शिलान्यास हुआ है। तो एक अच्छा जो है देश में जो है मतलब आत्मसम्मान लौटा है बिल्कुल। और बहुत ही मजबूत रूप में भारत खड़ा हुआ है। जो विदेश में जाते हैं जो लोग, वो इस चीज़ को अनुभव करेंगे और करते ही हैं। क्या वो जो है भारत की छवि बहुत पिछले 10-11 साल में बहुत परिवर्तित हो गई। जी। एक अच्छी और सशक्त छवि और उभर कर आई है हाँ, मुझे लगता है। मतलब यहाँ कोई जो है फॉर ग्रांटेड या मतलब ये यूँ से इंडिया इज नो नॉनसेंस स्टेट, यहाँ जो डिस्टर्ब करेगा या जो आतंकवादी गतिविधियाँ कराएगा, बाहर से बैठ के कराएंगे, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो सुदूर कनाडा हो, जी। ये सबको भी एक मैसेज हो गया है कि आपको जो है अब भारत को जो है हल्के में लेने का साहस ना कर। साहस मत करें और कभी भी। और इससे क्या है कि देश में अमन चैन लौटेगा। अपने अपने अब कश्मीर में जो इतने पर्यटक जा रहे थे, जब पर्यटक जाते हैं तो पर्यटन से जो है उस प्रदेश की उस क्षेत्र की
बहुत आर्थिक ठीक वो है। प्रवास होता है। जी बिल्कुल। जाएगा अपने गाड़ी में तो जाएगा नहीं, वहीं टैक्सी लेगा, होटल लेगा, खाना खाएगा, गाइड लेगा, सब पैसे तो दे ही रहा है। जी तो इससे आगे नुकसान जो स्थानीय लोगों को बहुत हुआ, जी तो उनको भी समझ में आ गया कि अपने हमारे आर्थिक बेहतरी में के लिए ये सब जो है इनको समर्थन नहीं देना है। लेकिन कुछ लोग अभी भी गड़बड़ करते हैं, तो धीरे धीरे इतना नेटवर्क बन रहा है कि टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है। अभी देखते हैं कोई बेडरूम में ही जो है मिसाइल्स गिरती है और किसी को मारना है, तो लोग बोलते हैं कि अब तो इतनी सटीक आ गई कि करके पलंग में बाएं तरफ सोए हो कि दाएं तरफ सोए हो, यही पता रहता है कि बाएं तरफ सोए तो बाएं तरफ कोई जो है आदमी ख़त्म हो रहा है। जी तो इतनी सटीक जो है टेक्नोलॉजी आ गई और भारत भरपूर उपयोग कर रहा है। जी बिल्कुल। मतलब और सबसे अच्छी बात है कि हमारे यहाँ जो लागत बहुत कम है। हाँ जो भी हम लोगों ने ड्रोन बनाए। बनाए हैं और ड्रोन से जो हमने मिसाइल्स और बाकी ड्रोन पे हमला रोका है, हमारे ड्रोन बहुत सस्ते हैं। जी जी तो ये हमारे यहाँ पूरे जो अभी जो भारत में ऐसा नेतृत्व है कि हर तरफ से हर क्षेत्र में जो है एक जो है कॉन्फिडेंस आया हुआ है जी जी और हर कोई बेहतर करना चाह रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। एक सवाल मेरे दिमाग में आया सर कि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में भी सारी फोर्सेस हैं। बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, प्लस लोकल हमारी जो स्टेट पुलिस है। ये सब मिलके काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जो नक्सलाइट्स हैं उन पर उतना असर नहीं पड़ पा रहा था अभी तक? नहीं, अभी तक अभी यार की बात करूं तो अभी पिछले 1.5-2 साल से तो एक बहुत ही कोऑर्डिनेशन और समन्वय मतलब कोऑर्डिनेशन और लीडरशिप के साथ जो है काम हो रहा है। कुछ एरिया में सीआरपीएफ लीड कर रही है, कुछ एरिया में बीएसएफ लीड कर रही है, बाकी जो है कोबरा बटालियन लीड करती है, या फिर डीआरजी जो है जो लोकल बटालियन वो लीड करती है, जी और आपस में समन्वय करके कर रहे हैं, तब ये रिजल्ट आ रहा है। अब और जो कैंप्स भी हैं वो भी सभी फोर्स बना रही है। तो पहले शायद उनको इतना फ्री हैंड नहीं था, हाँ, ये सही बात। अब पूरा फ्री हैंड है और रिजल्ट भी आ रहे हैं जी कि अभी तो काफी ऐसे हाँ। और हमें रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। ऐसे ऐसी जगह हैं जहाँ कभी कोई पहुँचा ही नहीं था, जी कई प्रशासन के भी लोग नहीं पहुँच पाते थे। तो ऐसी जगहों पे जो है और मतलब शासन के पूरे जो है रिसोर्सेज लगे हुए हैं। जी बीजापुर में ही हेलीपैड 3 हमेशा जो है 2-3 हेलीकॉप्टर आते ही रहते हैं, हफ्ते में जो कम से कम जो है 8-10 तो आ ही जाते हैं। और उसमें सब सशस्त्र बलों के लोग का मूवमेंट है, सीनियर ऑफिसर्स का मूवमेंट है, जी 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 और ऐसे ही सब टेक्नोलॉजियों का भी अब ड्रोन का उपयोग हो रहा है। अब सरकार भी हाई मैंने टेक यूज कर रही है। हाँ हाईटेक यूज़ कर रही है। तो मैंने खुद ही जो है एक कैंप में था, तो मैं देखा कि एक जो है एक्टिविस्ट है जो लोगों को भड़काने का काम करती है, उसकी हुलिया से वो पहचान में आती है, अच्छा और उसका भी जो है फोटो जो है कहाँ पे जा रही है, अच्छा, क्या आ रही है, यहीं से कैप्चर हो गया। कैप्चर हो रहा था। अच्छा और ड्रोन कहीं दिख नहीं रहा है कि ड्रोन बहुत ऊंचा है, ऊपर अच्छा, हो रहा है। तो अब देखिए, अब हमें धीरे धीरे अब पता। हाँ, तो अब हम लोग भी जो वैसा रिजल्ट की ओर पढ़ रहे हैं, और अब कोऑर्डिनेशन भी है, और कोई मेरे को नहीं लगता कि कोई और इस सिर्फ इंट्रा फोर्सेज ही नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी, मतलब जिला प्रशासन और के फोर्सेज हैं तो बहुत कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं। जिला प्रशासन उस स्थिति में काम करता है उसका उपयोग कि जब इनके खिलाफ केसेस बनते हैं और सब जो है चालान पुट अप करना रहता है, अप्रूवल रहते हैं, वो सब तत्काल मिलते रहते हैं, तो एक कोऑर्डिनेशन भी रहता है। और तो उस कोऑर्डिनेशन का भी रिजल्ट है कि इनके बेहतर जो है परिणाम आ रहे हैं। जी 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 बहुत ही मतलब अब हम सब मिलकर
इस मुद्दे को जड़ से हटाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। हाँ, मतलब शासन ने हमेशा बोल रहे हैं कि भाई जिसको किसी को कोई आपत्ति है कुछ है तो वार्ता के लिए आए, और वार्ता जो निशर्त होगी। एक अच्छा, वार्ता करने के लिए मैं दूसरी और एक बात करना चाहूँगा। जो ये नक्सलियों के जितने नेता हैं या जो कमांडिंग हैं इनके, वो सब राज्य के बाहर के हैं। अच्छा। मतलब 99% राज्य के बाहर के हैं, कहा थी कोई अंदर का होगा 7%। तो अरे कोई तकलीफ है, तो आके बात करिए। नहीं इनका कोई अधिकार नहीं बनता ना। आपके घर में कोई विषय है, आपका बेटे को कहाँ भेजना है पढ़ाई करने के लिए, मेडिकल में कि इंजीनियरिंग में, ये आप तय करेंगे ना। बिल्कुल। मैं ऐसे चलते चलते आपको घर खटखटाया, क्या समस्या है, ये करेगा वो, मेरा क्या अधिकार है? नहीं। इनका कोई अधिकार नहीं है। न तुम्हारा वहाँ जमीन है, न तुम वहाँ रहने वाले हो, न तुम रिश्तेदारी है, तुम्हारा वहाँ मतलब अधिकार क्या बनता है? कोई नहीं। अधिकार बन सकता है क्या? नहीं। तो मुझे तो ये वार्ता करने के समय वो पूछना चाहिए कि वार्ता उनसे होगा जिनका अधिकार है, जिनकी गांव की जमीन है, जिनका खेत खार है, जिनका जो है वहाँ पे रिश्तेदारी है, जो उस गांव के छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, उन जिलों के निवासी हैं, वो अपने समस्या बताएंगे ना। सही बात है। बाहर वाला अच्छा, ये इस चक्कर में है कि वार्ता के लिए हम लोग आ जाए तो तुम कहोगे भाई वार्ता स्थानीय लोगों से करेंगे। बिल्कुल। जिसको दिक्कत है वो जिसको दिक्कत है, जिसको बेहतरी भाई वो बताएगा ना कि मेरे को जो है मेरे गांव में जो है ये होना चाहिए, या हमारे को शासन प्रशासन ये बात करे। तो ये जो दूसरे लोग हैं जो इस सिर्फ इनके नेता बने हुए हैं हिंसात्मक गतिविधियों से, उनसे बातचीत करने का तो मुझे कोई औचित्य भी नहीं समझ में आता, और उनसे की गई बातचीत परिणाम मूलक भी नहीं होने वाली है, क्योंकि उनका उद्देश्य कुछ दूसरा है। जी, सही बात है। उनका उद्देश्य दूसरा है, और वो सिर्फ जो है छत्तीसगढ़ के व्यवस्थाओं में जो है सिर्फ जो है पैसे जो है डकैती कर रहे हैं, और उसके लिए जो है बहुत हिंसा का सहारा ले रहे हैं। तो इसलिए वार्ता तो होनी चाहिए, इसमें तो लोकतंत्र में तो हमेशा जरूरी, लेकिन वार्ता उनकी उनसे होगी ना जो उसमें स्टेक होल्डर है। ये स्टेक होल्डर तो है नहीं, ये तो घूम रहे हैं हम जहाँ अब वो जो अभी जो मारे जा रहे हैं, जो यहाँ क्या कहते हैं हम बस्तर में जो नेता है, वो पता चल रहा है कि तेलंगाना का रहने वाला है, कोई आंध्रा का रहने वाला है, वहाँ सुन के भाई इससे बात करने से क्या फायदा था? नहीं, कोई नहीं। न इसको पता है वहाँ की समस्या है। हाँ, वो तो सिर्फ अपना पावर दिखाने के। हाँ, मतलब ये क्या बात करते हैं, उनको समस्या भी नहीं है, तो ये इसलिए शायद ये बातचीत के लिए स्थानीय कैडर को जो है रोक रहे होंगे, मुझे तो ये भी शक है। और शासन तो हमेशा बोला है कि हमको, लेकिन कोई निशर्त वार्ता होगी ये भी हम लोग, एक हमारा एक इंटेलेक्चुअल फोरम भी है, उसने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी इसी पे, जिसमें जो है चुनिंदा लोग हैं। भाई ये जो है वार्ता तो हो, लेकिन मतलब निशर्त हो और बिना हथियार के हो। जी। तो और जो अभी जो गतिविधियां चल रही हैं, अच्छा इनका जो है पूरा एक जो कहना चाहिए लॉबी है, उसमें हर टाइप के लोग रहते हैं। अभी जब पुलिस का एक्शन बढ़ गया तो तुरंत कई जगह से, विशेष तौर पर प्रदेश के बाहर से ये मांग करने लग गए हैं कि शांति वार्ता हो, शांति वार्ता हो, क्योंकि पुलिस अब हावी हो रही है, एक्टिव हो गई है। हावी हो गई। तो वार्ता करें जिसमें ये पुलिस एक्शन रोका जाए। अरे तुम पहले उनको बोलो ना कि तुम लोग अपने हथियार जमा करो, हाँ, सही बात है। अपने हथियार वापस जमा करो, उसके बाद जो है विचार किया जाएगा। तो एक तरफ आप हथियार रखे और इन निर्दोषों की हत्या कर रहे हो, मतलब देखिए दुर्भाग्य से पुलिस के भी बहुत से जवान जो है इसमें शहीद हुए हैं, वीर गति को प्राप्त हुए हैं रक्षा करते हुए। लेकिन वो उन्हें मालूम था कि हम ये काम करने जा रहे हैं और हमें पूरी प्रिकॉशन करना है, कहीं कहीं जो है दुर्भाग्यजनक ऐसी घटनाएं हो गई और उनके पास। लेकिन जो लोग ग्रामीण हैं, जिनका कोई दुश्मन नहीं लगता, जो आग अपने खेल रहे हैं, बीजापुर में इंद्रावती के किनारे एक बच्चा, जो दो बच्चे जो हैं 11-12 साल के, वो खेल रहे थे, एक आईडी लास्ट हो गया। मतलब उसको पैर पड़ गया या खेलते समय 2 मृत हो गए।
उनका ख्याल क्या रखना उनका ख्याल, रहता है। कौन से लोग ये महिलाएं हैं वो तो तेंदुपत्ता बीनने जा रहे हैं, वो अकाउंट उधर जा रहे हैं, उनका पैर में लग गया किसी को। अच्छा, फिर दूसरा इन लोग और एक कर रहे हैं आजकल, जो कहीं पे भी ऑल फ्लोन अटैक टाइप करके कहीं पे भी एक आदमी को जाके मार देना, मुखबिर है, फलाना है। हाँ हाँ तो इससे दहशत फैलाने का ही काम कर रहे हैं वैसे। तो अभी जो है बहुत अच्छा जो है चारों तरफ से प्रयास चल रहा है, और ये प्रयास को हमको जो है निरंतरता बनाए रखनी चाहिए, जिससे जो रिजल्ट जो हमने टारगेट रखा हुआ है उससे भी पहले जो है अचीव करें। जी। सर मैं चाहूँगी कि अभी जो हमारे यंगस्टर्स हैं जो आईएएस आईपीएस की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, उन्हें आप क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे? देखिए, उसके लिए तो हम लोग इतने सक्षम नहीं हैं, फिर भी जो अनुभव से सीखा है वो ये बोलना चाहूँगा कि कोई चीज़ अचानक नहीं होती। अगर कि आप अचानक जो है आईएएस के लिए या पीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी या पीएससी की, तो अचानक करके आप कर रहे हैं तो शायद उतने परिणाम नहीं आएंगे। जी इसके लिए आपको पहले से तैयारी करनी है, जी और बहुत ही फोकस स्टडी करनी है, जी और फोकस स्टडी करके जो है डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। जी आपको सोशल मीडिया, टीवी, इन सब में जो है मिनिमम समय देना है। और पेरेंट्स को ही कहूँगा कि अगर कि आपको अपने बच्चों को जिस भी क्षेत्र में भेजना है, थोड़ा सा उनको पहले से जो है गाइड करते रहें। गाइड करें, क्योंकि अभी भी हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत सी जगह जिनको पता नहीं रहता कि कौन कौन से अवसर हैं जिसमें वो जा सकते हैं। बहुत से ऐसे अवसर हैं जिसमें जा सकते हैं कम प्रयास से, या उनकी रुचि के अवसर हो सकते हैं जिसमें उनका जीवन अच्छा संवरेगा। लेकिन क्या है कि जानकारी ना होने के कारण अ, उन सब चीज़ों से चूक जाते हैं। तो सबसे पहले जो है बच्चों को आपस में जो है चर्चा करना चाहिए, और नई नई चीज़ें एक दूसरे से शेयर करना चाहिए। और इसके लिए जो मैंने पहले बताया था, जो हमारे ये नालंदा लाइब्रेरी, इस तरीके की जो लाइब्रेरी जो सेंटर रहती हैं, तो वहाँ पे भी एक दूसरे से चर्चा करके भी लोग बहुत सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो इसलिए जो है मेहनत का कोई जो है अभी तक जो है वैकल्पिक, हाँ, शॉर्टकट नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं। मेहनत तो करनी पड़ेगी, और बहुत फोकस करनी पड़ेगी, और बहुत सा चीज़ का त्याग करना पड़ेगा कि आज जैसा है तो आज वहाँ ये है। और हमारे छत्तीसगढ़ में थोड़ा सा क्या है कि सामाजिक एक तो कार्यक्रम बहुत रहते हैं कि यहाँ वो उसकी यहाँ शादी है, इसके यहाँ गृह प्रवेश है, उसके यहाँ फिर ये बरसी, बहुत सारा काम ऐसा होता है। तो बहुत से लोग जो है इसमें बड़े लोग भी हैं, तो इसमें समय बहुत सा लोगों को जाता है। तो ये सब फोकस तैयारी करनी है, पर आपको जरूर पढ़ना है, और करेंगे तो परिणाम आएगा ही। जी और कोई क्षणिक असफलता किसी एक आध बार हो गई तो उससे जो इतना निराश भी नहीं होना है जी कि निरंतर प्रयास करेंगे तो अच्छा सफल होंगे। जी बिल्कुल। अब बहुत सारे अवसर हैं जिसकी जानकारी सबको नहीं हो पाती, जी जी तो वो ऐसे ऐसे क्षेत्रों का भी जो पता करें, जी जानकारी हर जगह जानकारी से दें। हासिल कर। हाँ, हाँ, जैसे अब होटल मैनेजमेंट का कोर्स है, अब पता ही नहीं है लोगों को कहाँ होता है, क्या होता है। पहले तो उसकी फीस भी अच्छी खासी है। अब होटल मैनेजमेंट का कोर्स है, लोग कहते हैं कैंपस सिलेक्शन हो गया 100%। ये कोई आदमी जो है जो इंजीनियरिंग कर रहा है, मेडिकल कर रहा है, ये नहीं जा रहा है उसमें, नहीं जो एक सिंपल ग्रेजुएट है वो जा रहा है। वो ही जा रहे हैं। तो ऐसे अवसरों को आप पता करो, अरे आपकी क्षमता जिस चीज़ में है उस चीज़ के लिए प्रयास करिए जिसमें आप सफल हो सकें। जी 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 तो थैंक यू सो मच सर, आपने अपने अनुभव शेयर शेयर किए, हमें मार्गदर्शन दिया और आपका समय भी दिया। नहीं, आपका पूजा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैंने जो बताया, मैं अपना जो एक्सपीरियंस है कोई 100% मैं नहीं कहूँगा कि यही सही है। मैं जो जो जैसा मुझे उचित लगा, जो मैंने फेस किया, मैंने जो देखा, वो आपसे जो है बिना लाग लपेट मैंने बताने की कोशिश की है। आपने इतने ऑनेस्टली सारी चीज़ें बताई हैं
हाँ। कि बाकी तो जो चीज़ें सीखेंगे वो तो सीखेंगे। मैंने जो सीखा आपसे वो ऑनेस्टली अपनी चीज़ें सामने रखना। ये नहीं, हाँ, मतलब बहुत सी कमियाँ हम लोगों में रहती है भी, लेकिन जो हम लोग कर सकते हैं, जो भी किए हैं, वो आपको बिना लाग लपेट के बताते हैं। जी। सो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू।